तो हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। 1986 का ये एक्ट है। इस एक्ट को पढ़ने से पहले हम इसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को देख लेते हैं। तो एक्ट नंबर है 60 और कब का एक्ट है? 1986 का एक्ट है। प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिला था 23 दिसंबर 1986 को। इम्प्लीमेंट कब से हुआ? तो याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1987 को ये आया इन फोर्स में। इसमें टोटल चैप्टर्स 0 हैं, चैप्टर्स नहीं है इस एक्ट में। सेक्शन 10 है और इसका नेचर अवेलेबल है और कॉग्निजेबल। तो ये जो चैप्टर और सेक्शन वाली चीज़ है ये डोरी प्रोविजन एक्ट से मिलती जुलती है, आप याद रख सकते हैं अगर ऐसे वैसे याद नहीं हो। तो डोरी प्रोविजन एक्ट में भी 10 सेक्शन थे और चैप्टर 0 थे। चलिए अब हम इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। एक्ट के नेचर आपने देख लिया कि अवेलेबल है और कॉग्निजेबल है। सबसे पहले इसका पर्पस देखते हैं कि इसका प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है। इसका प्रीएम्बल में लिखा हुआ है एन एक्ट टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टाइजमेंट और इन पब्लिकेशन, writings, printing, figures, paintings, figures, or other manners and matters connected therewith and incidental thereto. और ये be enacted by the Parliament in the 37th year of Republic India. 37th Republic Year जिस साल था, it means 1986 को ये आया। अब इस एक्ट के बारे में बताता है कि एज फॉलो, मतलब 10 एक्ट शुरू हो गया। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड इन अम्यूजमेंट। So this act may be called as Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. It extends to whole of the India, पूरे इंडिया पे applicable है। It shall come into force on such date as central government by notification official gazette appoint. तो कब आया था मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर को ये आया था, 2 अक्टूबर 1987 में आया था, मतलब 2 अक्टूबर 1987 को ये आया था। अब डेफिनेशन दी हुई है, डेफिनेशन इसमें एफ तक दी हुई है, 6 डेफिनेशन है इसी लेके एफ तक, याद रखिएगा 6 डेफिनेशन इस एक्ट में दी गई हुई है। तो सेक्शन 2 बताता है डेफिनेशन के बारे में। तो इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब हुआ? तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब हुआ includes any notice, circular, label, wrapper, and other document, and also include any visible representation made by means of any light, smoke, sound, gas। ये लिखा हुआ है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स एंड वेदर फ्री और अदरवाइज। तो फ्री एंड अदरवाइज लिखा है, मतलब यहाँ पे पेड भी हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन याद रखिए बी में दिया हुआ है। बी में इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है कि इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स, सैंपल्स में या फ्री, वेदर फ्री है अदरवाइज, मतलब सैंपल दो तरीके के आप बेचते हैं, या तो फ्री बेचते हैं अदरवाइज भी, तो पेड भी बोल सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि पेड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, अदरवाइज में इंक्लूड जाता है। फिर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन मीन्स द depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body, or any part thereof in such a way as to have effect of being indecent or derogatory to or designating, denigrating woman, or likely to deprave, corrupt, or injure the public morality or morals। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमेन का क्या मतलब है कि किसी भी मैनर में वुमेन का फिगर है, उसके कुछ फॉर्म ऑफ बॉडी है, या कुछ भी पार्ट है जो किसी भी तरीके से आप उसको इंडिसेंट तरीके से दिखा रहे हैं, या फिर डेरोगेटरी जिससे उसकी वैल्यू कम हो जाए, या डेनिग्रेटिंग मतलब उसकी जो कम करना, जो उसकी पर्सनल क्या वो जो है कि जो इमेज है उसको कम करना, या किसी भी तरीके का आदमी को डिप्रेव करना। डिप्रेव मतलब होता है कि उसके मन में गलत ख्यालात लाना, करप्ट करना, इंजर करना पब्लिक मॉरलिटी और मोरल्स को। तो आ जाएगा। अब डी है लेबल। लेबल का मीन्स है एनी written, marked, stamped, printed or graphic manner affixed to or appearing upon any package। तो लेबल का मतलब ये है कि कुछ भी रिटर्न हो, मार्क हो, स्टैम्प हो, प्रिंटेड हो, ग्राफिक मैनर में हो, अफिक्स टू और अपीयरिंग अपॉन एनी पैकेज में हो।
अब पैकेज पैकेज का क्या मतलब है? तो पैकेज का मतलब है कोई भी बॉक्स, कार्ट कार्टन, टिन और अदर कंटेनर। तो ई में देखिएगा, मतलब पैकेज का मतलब क्या हुआ है, ई में दिया हुआ है तो पैकेज का मतलब होता है कोई भी बॉक्स है, कार्टन है, टिन है या अदर कंटेनर है। फिर एफ में दिया हुआ है प्रिस्क्राइब, तो प्रिस्क्राइब का मीन्स है रूल्स प्रिस्क्राइब मेड अंडर दिस एक्ट। तो प्रिस्क्राइब का मतलब है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, जो भी इस एक्ट में रूल बनाए गए हैं वो प्रिस्क्राइब कहलाएंगे। फिर है सेक्शन 3। सेक्शन 3 है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का तो हमने क्लॉज सी में पढ़ लिया था। अब सी का जो ए है, देखिए ए में एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है तो ये सी के ए को प्रोहिबिट करता है, मतलब जो सी में दिया हुआ है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, उसका एडवर्टाइजमेंट वो प्रोहिबिट करता है ये वाला एक्ट। तो नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू पब्लिश और अरेंज और एनी पार्ट take part in the publication or exhibition of any advertisement which contains indecent representation of women in any form। तो किसी भी तरीके के फॉर्म में अगर आपने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया है तो ये वाला सेक्शन प्रोहिबिट करता है। तो नो पर्सन मतलब कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता या पब्लिश होने नहीं सकता या अरेंज नहीं कर सकता या किसी भी तरीके का कोई भी मतलब पार्ट नहीं ले सकता पब्लिकेशन में, एग्जीबिशन में, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का किसी फॉर्म में। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली यहाँ पे अबैटमेंट तो नहीं लिखा, लेकिन अबैटमेंट करते हैं, एड करते हैं, तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, याद रखिएगा। तो डायरेक्टली नहीं लिखा, लेकिन आपको किसी भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है या उससे रिलेटेड कोई काम नहीं करना है जो कि वुमेन को इंडिसेंट रिप्रेजेंट करता हो। फिर है सेक्शन 4। सेक्शन 4 है प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट एक्सेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अब ये वाला सेक्शन आपको प्रोहिबिट करता है कि आप पब्लिकेशन तो मत कीजिए, उसके साथ साथ सेंड मत कीजिए या पोस्ट मत कीजिए कोई बुक्स, पैम्पलेट कुछ भी है जो भी इंडिसेंट है। तो नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉस्ट टू प्रोड्यूस, सेल, लेट, हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट, बाय एनी सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, representation or figure which contains indecent representation of women in any form। तो ये वाले एक्ट के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कैसा है कि कोई भी जो पर्सन है वो किसी भी तरीके का ना तो प्रोड्यूस कर सकता है, ना प्रोड्यूस करा सकता है, ना बेच सकता है, ना हायर कर सकता है, ना मतलब किसी को दे सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ना सर्कुलेट कर पाएगा, ना सेंड कर पाएगा पोस्ट से। कोई बुक हुआ, पैम्पलेट हुआ, पेपर हुआ, स्लाइड हुई, फिल्म हुई, राइटिंग हुआ, कुछ भी, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन, फिगर जो कि इंडिसेंट है वुमेन से रिलेटेड किसी फॉर्म में। तो अब लेकिन आप 4 में ही देखिए तो 4 में इसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, आपको एक्सेप्शंस तो जरूर याद रखना चाहिए, या आपको याद रहे ना रहे, एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि अगर आपने किसी भी तरीके से रीजनेबल तरीके से यूज किया, जैसा यूज कर सकते हैं, तो इसमें आप एक बोनाफाइड ग्राउंड ले सकते हैं। तो ग्राउंड बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि क्या-क्या ग्राउंड्स पे आप बच सकते हैं, क्या-क्या आप किस सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हैं। तो आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू। तो ए पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट में दिया हुआ है एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर। कैसा दिया हुआ है सबसे उसका ए का फर्स्ट पॉइंट, का फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग अ पब्लिक गुड, जिसकी पब्लिकेशन जस्टिफाइड है, पब्लिक गुड में है, ऑन द ग्राउंड ऑफ सच बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रेजेंटेशन, फिगर, किस चीज के लिए है, इज द इंटरेस्ट ऑफ साइंस। मतलब जो भी आपने किया वो इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस है, लिटरेचर है, आर्ट है, लर्निंग के लिए है, अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, जनरल कंसर्न के उससे रिलेटेड है। तो ये बोनाफाइड ग्राउंड, मतलब ये आपका ग्राउंड हो जाएगा कि आपने अगर कुछ भी पब्लिकेशन किया है जो कि जस्टिफाइड है, प्रूव हो गया, पब्लिक गुड में है। तो जो कुछ भी आपने ये कुछ भी किया है, जैसे पैम्पलेट है, बुक है, पेपर है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। तो अगर आपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट या लर्निंग ऑब्जेक्ट है, अदर ऑब्जेक्ट है जनरल कंसर्न के, तो ये एक ग्राउंड हो जाएगा कि आप बच सकते हैं। फिर उसी का सबसेक्शन 2 बोलता है ए में, ए का सबसेक्शन 2 विच इज केप्ट यूज फॉर बोनाफाइड रिलीजियस पर्पस।
अब रिलीजियस पर्पस का है तो बोनाफाइड होता है। जैसे कभी-कभी आप देखते हैं कि कुछ मंदिर हैं, मंदिरों में कुछ मूर्तियाँ हैं या कुछ ऐसी पुरानी मूर्तियाँ रहती हैं जिनमें ये दिया हुआ है, तो वो एक एंशिएंट अपनी आर्ट है, तो उसके ऊपर कोई भी तरीके का नहीं होगा, बोनाफाइड रिलीजियस पर्पस के लिए माना जाएगा। अब देखिए बी में है एनी रिप्रेजेंटेशन, स्कल्पचर, एग्रेव, प्रिंटेड पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड इन एनी और इन फॉर्म। अब क्या है इसमें फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला है मतलब इसमें आप याद रखिए कि फर्स्ट हेडिंग में जैसे वो वाला था, फर्स्ट हेडिंग में था कि जो भी आप बुक पैम्पलेट वगैरह करते हैं वो, अब दूसरे वाले में है कि किसी भी तरीके का स्कल्पचर है, ग्रिप्ट है, पेंटेड है और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड है, तो उसका क्या है, सबसे पहले कोई भी एंशिएंट मोनूमेंट है जो कि विद इन द मीनिंग ऑफ एंशिएंट मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट से जो भी एप्लीकेबल होता है, या फिर कोई भी टेम्पल है, एनी टेम्पल और एन एनी कार यूज फॉर कन्वेंस ऑफ आइडल्स विच इज केप्ट यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पस। तो इसका मतलब ये है कि कोई पुरानी प्राचीन मूर्ति या कोई भी अपना आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट है, एंशिएंट मोनूमेंट है, तो वो सब कंसिडरेबल होगा, या कोई टेम्पल है जो, या फिर कोई कार है जो यूज करती है उस मूर्ति वगैरह को यहाँ से वहां ले जाने के लिए, विच इज केप्ट यूज फॉर रिलीजियस पर्पस। तो रिलीजियस पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। फिर सी पॉइंट में देखिए, एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ द सिम्नोग्राफ सिम्नेटोग्राफ एक्ट 1952, एक्ट नंबर 37 और 1952 विल बी एप्लीकेबल। तो कोई भी फिल्म है जिसके रिस्पेक्ट में अगर आपके प्रोविजंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ सिम्नेटोग्राफ एक्ट 1952 एप्लीकेबल होते हैं, जो कि एक्ट नंबर 37 है, तो वो मतलब वो भी यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अब है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 है पावर टू एंटर एंड सर्च। Subject to such rules as may be prescribed, any gazette officer authorized by state government may, within the local limits of the area of which he is to authorize, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का जो, याद रखिए, गैजेटेड ऑफिसर है जिसको ऑथराइज किया गया है लोकल लिमिट्स पे अपने, वो ऑथराइज है, तो वो क्या कर सकता है, एंटर एंड सर्च कर सकता है और रिलीजेबल टाइम्स में, मतलब किसी की भी असिस्टेंस, विद सच असिस्टेंस इफ एनी एज ही कंसीडर नेसेसरी, किसकी अगर उसको मदद की जरूरत है तो उसकी मदद के साथ कोई भी प्लेस पे जिसको उसको रीजन टू बिलीव है that the offense under this act has been committed or is being committed, जिस भी जगह पे वो सर्च कर सकता है जहाँ पे उसको लगता है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग या तो ऑफेंस हुआ है, जिसके पास रीजन टू बिलीव है कि हो चुका है। फिर बी पॉइंट में, सीज एनी एडवर्टाइजमेंट और एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, photograph, representation of figure of which is reason to believe contravenes any provisions of this act। तो किसी भी एडवर्टाइजमेंट को वो सीज कर सकता है, कोई बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन, फिगर, विच जो भी उसको लगता है तो उसको सीज भी कर सकता है, या फिर एग्जामिन कर सकता है। सी पॉइंट में एग्जामिन के बारे में दिया, एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर, डॉक्यूमेंट और एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन इस प्लेस मेंशन इन क्लॉज ए एंड seize the same if he has reason to believe that he furnish evidence of commission of offense punishable under this act। तो यही है कि किसी भी चीज को एग्जामाइन कर सकता है, किसी भी रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, डॉक्यूमेंट को, अदर मटेरियल को, जो भी उसको लगता है कि क्लॉज ए से रिलेटेड है, उनको सीज कर सकता है अगर वो सीज करना चाहे, कि उसको रीजन टू बिलीव है कि फर्निश किए गए हैं सफिशिएंट एविडेंस की ऑफेंस कमिट हुआ है सेक्स से रिलेटेड टू। अब प्रोवाइडेड दैट में इंपॉर्टेंट देखिए, प्रोवाइडेड दैट में लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट वारंट। तो आप किसी भी प्लेस को तो सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई ड्वेलिंग हाउस है तो ड्वेलिंग हाउस को आप विदाउट वारंट आप सर्च नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सर्च करना है तो आपको वारंट ही चाहिए पड़ेगा, ड्वेलिंग हाउस को सर्च अगर आप करना चाहते हैं। We provided further that the power of seizure under
this subsection may be exercised in respect of any document, article or thing contained in any such advertisement. तो जो भी कुछ आर्टिकल है उनका आपको पावर ऑफ सीजर दिया हुआ है सबसेक्शन में, वो आपको इस तरीके से करना है कि एनी डॉक्यूमेंट, एनी आर्टिकल विच कंटेन सच एडवर्टाइजमेंट इंक्लूडिंग द कंटेंट्स एनी सच डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय रीजन ऑफ बीइंग एम्बॉडीड और अदरवाइज। तो अगर आप सपोज करिए कि किसी आर्टिकल को आप सर्च करने जा रहे हैं जो कि सबसेक्शन में दिया है ऊपर, और अगर आप वो डॉक्यूमेंट करने चाह रहे हैं और वो पूरा डॉक्यूमेंट में कुछ एक कहीं पर कुछ कुछ लिखा है, लेकिन वो जो कहीं पर लिखा है आपको सिर्फ वो चीज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सेपरेटेबल नहीं है, मतलब सेपरेबल नहीं है, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। तो फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट द आर्टिकल थिंग विदाउट अफेक्टिंग द इंटेग्रिटी, द यूटिलिटी, द सेलेबल वैल्यू देयर ऑफ। तो उसमें आप कुछ भी तरीके से किसी भी तरीके की इंटेग्रिटी वगैरह को बिना खराब किए आप सेलेबल वैल्यू में पूरा आर्टिकल ही सीज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड फर्दर दैट द पावर ऑफ सीजर अंडर सबसेक्शन may be exercised with respect of any document, article or thing which contains any such advertisement। तो ठीक है कि कोई भी अगर सबसेक्शन में दिया हुआ है, अगर आपको पावर ऑफ सीजर है तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल को सीज कर सकते हैं, उसमें कुछ भी कंटेंट हो, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो, आर्टिकल, थिंग हो, इफ द एडवर्टाइजमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय रीजन ऑफ बीइंग एम्बॉडीड अदरवाइज from such document the article or thing without affecting the integrity, utility or sellable value thereof। तो आप पूरा का पूरा आर्टिकल ही सीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको पूरा पूरा सीज नहीं कर रहे तो वो उसकी इंटेग्रिटी, यूटिलिटी और सेलेबल वैल्यू अफेक्ट हो रही है, तो आप पूरा ही आर्टिकल फिर ले पाएंगे अगर वो सेपरेबल नहीं है। फिर है प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी 1973 so far as may apply to any warrant, sorry, to any search or seizure under this act as they apply to any search and seizure made with the authority of a warrant issued under section 94 of state code। तो 94 में आप याद रखिए कि कोई भी ऑब्ससीन मटेरियल रहता है, ऐसा सीआरपीसी बोलता है कि उस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं। तो जो सर्च और सीजर होगा यहाँ पे भी वो सीआरपीसी के सेक्शन 94 स्पेशली आप याद रखिएगा कि 94 के अकॉर्डिंग ही सर्च एंड सीजर होगा इस एक्ट में भी। फिर वेयर एनी पर्सन सीजेस एनीथिंग अंडर क्लॉज बी और क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 shall soon as may be inform the nearest magistrate and take his order as to the custody thereof। तो कुछ भी किसी पर्सन ने कुछ भी सीज किया है यहाँ पे, जो कि क्लॉज बी एंड क्लॉज सी में दिया गया है सबसेक्शन 1 के, तो उसको जैसे ही वो सीज करता है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा नियर मैजिस्ट्रेट को, और उनके ऑर्डर लेना पड़ेंगे कि कस्टडी के से रिलेटेड क्या करना है। अब सेक्शन 6 में पनिशमेंट के बारे में दिया है, पेनल्टी। पेनल्टी एनी पर्सन हु कॉन्ट्रीवेंस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 में देखिए, सेक्शन 3 में है कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट किया। और सेक्शन 4 में है कि आपने कुछ तरीके का पब्लिकेशन किया, उसका फिर आपने सेंड किया पोस्ट से, बुक से, किसी भी तरीके से, तो वो आ जाएगा। तो उसका अगर आपको शैल बी पनिशेबल विद फर्स्ट कन्विक्शन इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर टर्म फॉर विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज। फर्स्ट टाइम अगर आप 3 और 4 सेक्शन में जो भी कन्विक्शन दिया हुआ है, अगर आप फर्स्ट टाइम कन्विक्ट होते हैं तो आपको 2 साल से लेके, सॉरी, 2 साल की सजा दी जाएगी और फाइन दिया जाएगा 2000 रुपए तक का। फिर इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ, तो दूसरी बार आपको 6 मंथ से तो कभी नहीं कम नहीं होगा, और विच में एक्सटेंड टू 5 years, 5 years तक एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब 2 साल से लेके 5 साल तक दे सकते हैं दूसरी बार करने पे। एंड ऑल्सो विथ फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज से कम फाइन नहीं लगेगा, और जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 लाख रुपए तक, मतलब एक आपको 10,000 रुपए से कम नहीं लगेगा फाइन, और 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं दूसरी बार ये वाला ऑफेंस करने से, अगर आपने किया तो।
फिर है सेक्शन 7 है ऑफेंसेस बाय कंपनी। So where any offense under this act has been committed by company, every person at the time of offense was committed was in charge and was responsible to company for the conduct of business of a company as well. Company shall deem to be guilty of offense and shall be liable to proceed against and punished accordingly. तो जो भी कोई मेंबर है, अगर कंपनी ने जब भी कोई ऑफेंस किया तो उससे कनेक्टेड था, उससे रिलेटेड है, उससे रिलेट मतलब उसके चार्ज में था, उसके मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो वो आदमी जो भी उसके कंडक्ट मतलब बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो आदमी और वो कंपनी दोनों ही अगर उनके थ्रू कोई ऑफेंस किया गया तो लाइबल होंगे उस टाइम पे। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन shall render any person liable for any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or he has exercised due diligence to prevent commission of offence। तो इसका मीनिंग ये है कि लेकिन अगर वो आदमी जो है वो प्रूव कर दे, अगर नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन शैल रेंडर एनी पर्सन लायबल, अगर कोई भी आदमी है जो यहाँ पे है वो अगर प्रूव कर देगा कि उसने जो ऑफेंस कमिट किया वो उसके बिना नॉलेज के हुआ, मतलब जो कंपनी की तरफ से ऑफेंस हुआ, भले ही वो उस चीज का इंचार्ज था, कंपनी के मैटर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये इंचार्ज था, लेकिन विदाउट उसकी नॉलेज में हुआ और उसने अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी तरीके से लगाई इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कमीशन ऑफ ऑफेंस होने से, तो वो यहाँ पे लायबल नहीं होगा। Here, notwithstanding anything contained in subsection 1 where an offence under this act has been committed by the company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance or attributable any neglect on any part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary and other officer shall be prosecuted against the punished accordingly। तो इसका मीनिंग है कि फिर भी अगर अगर सबसेक्शन 1 में ऐसा पाया गया कि कंपनी ने ये प्रूव हो गया कि कंपनी के द्वारा और जो भी जिन पर्सन की कंसेंट से हुआ, जिनके एट्रीब्यूटेबल से हुआ, मतलब जिनकी नेग्लेक्ट वगैरह, जिनकी जो भी कारण हुआ, जो भी नेग्लेक्ट वगैरह था, उनके परमिशन से हुआ, उनकी कंसेंट से हुआ, तो जो भी डायरेक्टर थे, मैनेजर थे, सेक्रेटरी थे, कंपनी के ऑफिसर्स थे और वो सभी उनके अगेंस्ट भी ये सब चीज़ें की कार्रवाई होगी। तो शैल बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली। तो वैसे ही वो प्रोसिक्यूट हो जाएँगे और उनको पनिशमेंट दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग। अब एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन कंपनी का मीन्स है एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड। तो कंपनी का मतलब हुआ है कि बॉडी कॉर्पोरेट है या कोई फर्म है या कोई अदर एसोसिएशन है इंडिविजुअल की। डायरेक्टर का मतलब क्या है कि डायरेक्टर का मतलब है इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन अ फर्म। तो अगर आप फर्म की बात करें तो पार्टनर फर्म को भी डायरेक्टर यहाँ मान लिया जाएगा इस। अब सेक्शन 8 है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड पेलेबल। तो जो भी ऑफेंसेस है वो कॉग्निजेबल एंड पेलेबल है। तो सबसे पहले क्या बताया हुआ है, सबसे पहले सबसेक्शन 1 बताया नथिंग कंटेन्ड इन नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी पेलेबल। तो सबसे पहले वाले में बताया हुआ है कि इसमें पेलेबल होंगी, भले सीआरपीसी में कुछ भी लिखा है, यहाँ पे ये ऑफेंस पेलेबल होंगी। और एन ऑफेंस शैल बी पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, और जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट में पनिशेबल होंगी वो कॉग्निजेबल होंगी। फिर प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो सेक्शन 9 बताता है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो नो सूट, prosecution or other legal proceedings shall lie against the central government or any state government or any officer of central government or state government for anything which is done in good faith intended to be done under this act। तो अगर गुड फेथ में अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है या उनके कोई भी ऑफिसर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर है, अगर उन्होंने गुड फेथ में कुछ काम किया तो उनके ऊपर कोई भी सूट, कोई प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी उनके अगेंस्ट। फिर सेक्शन 10 है रूल मेकिंग पावर। तो रूल मेकिंग पावर्स वाले एक्ट में देखिए कि सेंट्रल एक्ट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यहाँ पे पावर है। तो सेक्शन 10 है पावर टू मेक रूल। तो सेक्शन 10 में बताता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी नोटिफिकेशन करके इशू अपने ऑफिशियल गैजेट में यहाँ पे इससे रिलेटेड रूल्स बना सकती है इस एक्ट प्रोविजन को कैरी आउट करने के लिए। In particular, without prejudice to the generality of foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely। तो इनसे सारे रिलेटेड मैटर्स या इनसे कोई भी जो मैटर्स हैं, एनी और ऑल, सारे मैटर्स या कुछ भी मैटर्स इनसे रिलेट बना सकती है। तो द फर्स्ट में लिखा हुआ ए में, द मैनर इन विच द सीजर of advertisement or other article to shall be made, and a manner which such seizure list shall be prepared and delivered to the person to whom the custody any advertisement or other article has been seized। तो किस तरीके से सीजर किया जाएगा किसी भी एडवर्टाइजमेंट का, किसी भी आर्टिकल का, कैसे उस तरीके को किया जाएगा और किस मैनर में जो सीज होगा तो उसकी लिस्ट बनाई जाएगी और उस पर्सन को दी जाएगी जिसकी कस्टडी से वो एडवर्टाइजमेंट या कुछ भी सीजर हुआ, कुछ भी अदर आर्टिकल सीज हुआ, और जो कि एनी अदर मैटर विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड बी प्रिस्क्राइब। तो एनी कोई भी अदर मैटर्स हैं जो कि उनको लगता है कि ज़रूरी हैं, जो कि प्रिस्क्राइब उनको लगता है तो वो करेंगे, मतलब बना सकते हो उससे रिलेटेड टूल। फिर ये लास्ट अपना सबसेक्शन 3 में वही है कि जो भी वो कोई भी लॉ बनाएँगे उसको वो मतलब कोई भी चेंजेस करेंगे, कुछ भी वो रूल्स वगैरह बनाएँगे तो दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखेंगे 30 डेज़ तक। और अगर वो सेशन डिसॉल्व हो गया तो सक्सेसिव सेशंस पे रखेंगे, फिर दोनों ही हाउस जैसा मॉडिफिकेशन के साथ या बिना मॉडिफिकेशन के साथ दोनों जैसा एग्री करेंगे वैसा यहाँ पे वो नया एक्ट एप्लीकेबल होगा, मतलब नए रूल्स एप्लीकेबल होंगे। और जो भी पहले से कुछ भी हो चुका होगा वो उस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेंगे। सो हाउएवर दैट एनी सच मॉडिफिकेशन और एनलमेंट शैल विदाउट प्रिजुडिस टू द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग प्रीवियसली डन अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट में अगर पहले से भी कुछ हो चुका है फिर उनके रूल्स आए हैं तो जो पहले से कुछ हो चुका है उसको वो किसी भी तरीके से प्रिजुडिस नहीं करेगा वैलिडिटी, जो कि इसमें पहले से प्रीवियसली डन हो चुका है इस रूल में। तो आज हमने ये एक्ट भी कवर कर लिया।